तो देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि सेल को पावर मिले। पावर मतलब कि सेल को चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए इसमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी कहाँ बनता है? ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख रहे हैं अंडा की तरह ऐसे ऐसे ऐसे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी हमको मिलता है, जैसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी कहाँ बनता है, एनर्जी कहाँ स्टोर रहता है? इसी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है ना, जो जिसमें पावर रहता है, जिसमें एनर्जी स्टोर रहता है। कैसे एनर्जी बनता है, कैसे स्टोर रहता है? देखिए, हम जो भी चीज़ खाते हैं, खाना, ठीक है, तो वो हमारे मुंह से लेकर के और पेट तक, आंत तक जा करके वो पच जाता है। पचने के बाद से जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बन जाता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये है ग्लूकोज। जो भी चीज़ खाए, कार्बोहाइड्रेट जा करके पच करके बन गया ग्लूकोज, मतलब टूट गया। रोटी खाए, चावल खाए, वो थोड़ी रोटी चावल रहा, अंदर जाकर टूट गया, एकदम सिंपल हो गया, टूट गया, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को क्या करता है, ब्लड जो है वो लेके जाता है कहाँ पे? सेल में लाके छोड़ देता है। फिर ऑक्सीजन को ढो के लेके जाता है और सेल में लाके छोड़ देता है। तो सेल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक जगह हो गया। जब दोनों एक जगह हुआ, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन एक साथ होता है, रिएक्शन कर जाता है। मतलब अब ऑक्सीजन का मतलब है आग लगाना। ऑक्सीजन जा रहता है, समझिए कि आग लग रहा है, ऑक्सीजन दे दीजिए तो और आग तेज हो जाएगा। मैंने ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन में मदद करता है। तो दोनों रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके अब क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 6 गो H2O बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, और बनाता है, ये प्लस लिख लीजिए, और प्लस क्या बनाता है, ATP बनाता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन बाद में बैलेंस करेंगे, लिख लीजिए कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और ATP बनाया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ATP क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन, T से ट्राई और P से फॉस्फेट। अब आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझना है, बेसिक में आप ले जाएगा 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे ATP का मतलब समझाएंगे। खाली यहाँ फुल फॉर्म बता दिए। मतलब सेल में हमारे रिएक्शन होता है। कहाँ पे रिएक्शन होता है? इस सेल के अंदर। रिएक्शन होकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, वाटर, और ATP बनता है। ATP को समझ लीजिए एक तरह का पावर बैंक। ठीक है, तो मतलब एनर्जी हमको मिल जाता है। अब देखिए, कहीं भी रिएक्शन होता है तो उसमें से हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, समझिए वही एनर्जी है, ATP। एनर्जी बन गया, एनर्जी छोटा छोटा बंडल बन करके कहाँ पे रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के बैठ गया। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अपने आप में ले लिया। अब जहाँ भी ज़रूरत है एनर्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से ATP से एनर्जी देगा हमको, ATP से एनर्जी देगा, ATP से एनर्जी देगा। ठीक है, तो पूरे बदन में हमको मेरे एनर्जी आएगी। तो एनर्जी इसलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस। बस इतना ही समझिए, इतना समझिए कहानी। माइटोकॉन्ड्रिया ATP को रख लेता है। ATP क्या है, एक एनर्जी का बंडल है, और वो बंडल रखता है जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा खोल के गिरा देता है, थोड़ा सा खोल के दे दिया, थोड़ा सा खोल के दे दिया ATP को। ठीक है, तो वही है, इसको कहते हैं पावर हाउस। यहाँ तक समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया कहानी खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने समझ लिया। अब आगे आइए, आगे आइए, पावर मिल गया। अब देखिए, ये जो सेल है, तो इस सेल को ऐसे स्ट्रक्चर कौन देता है भाई, कि गोल रहे, चाहे खड़ा रहे, चाहे लंबा। हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देता है? अगर हमारे बॉडी में से निकाल दिया जाए हड्डी, बोन को निकाल दिया जाए, तो हमारा बॉडी क्या एकदम थस्ते से बैठ जाएगा। मतलब पूरा एकदम मसल क्या हो जाएगा, गोल मटोल होकर इतना बड़ा हो जाएगा। तो बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देता है, इतना खूबसूरत कौन बनाया है बॉडी को? मतलब इधर हाथ जा रहा है, इधर पैर है, सर खड़ा है, सीना निकला हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देता है बोन, यानी हड्डी। तो इसको स्ट्रक्चर कौन दे रहा है कि एकदम ये अपना शेप में रह रहा है? तो इसको स्ट्रक्चर देता है ये सारा चीज़, ये आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से होता है, E से एंडोप्लाज्मिक, और R से होता है रेटिकुलम। तो इसका काम है इसको शेप देना है, इसको आकृति देना है। क्या होता है कि इधर से लगा होता है ये न्यूक्लियस से, और इधर से लगा रहता है वाल से, और एकदम खींचे रहता है, ताने रहता है।
ठीक है। और ये इतना ही नहीं रहता, और जगह भी ऐसे रहता है, तब जाकर के सेल का आकृति बनता है। समझ गया, इसका काम ये है। उसके बाद से इसका दूसरा काम क्या है, इसके जो दीवार एंड ईयर जो है उस पर देखिएगा, ये दाना 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 हमने बनाया है, दाना दाना की तरह बनाया है। ठीक से देखिए क्वालिटी बढ़ा करके इसका, यूट्यूब का जो क्वालिटी में जाइए, सेटिंग कर लीजिए और क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, तो क्या होगा कि ये फ्रेश वीडियो फ्रेश दिखाई देगा आपको। यहाँ जाइए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो खुरदरा खुरदरा सतह होता है उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो यहीं पे समझ लीजिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, माने प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। बस इतना ही आपको जानना है अभी। अब बाद में जानिएगा, इंटर में जाइएगा तो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो, लेकिन आपको बेसिक इतना ही जानना है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का। अब प्रोटीन जो है उसका बहुत सारा काम है, ठीक है। जितना भी न्यूक्लिक एसिड होता है, जितना भी जो रस होता है अपने मेरे बदन में, ठीक है, जो पाचक रस है वो सारा प्रोटीन का मिलकर बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत ही हमारे बदन के लिए ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस होना चाहिए, बनना चाहिए। अब हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें प्रोटीन ऊपर से थोड़ी है, उसमें से प्रोटीन निकलता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन रहता है, उसको निकालना पड़ता है। तो उसका सिंथेसिस कौन करता है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस बनाता कौन है, राइबोसोम। ये खुरदुरा सतह राइबोसोम यही बनाता है। यहाँ तक समझ गए। तो ये ईआर का कहानी खत्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसलिए ये क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन को कहते हैं, इस राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, माने कोशिका का प्रोटीन उद्योग। तो आपने सीख लिया किसके किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में आपने सीख लिया। दूसरा है ये लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में सीख रहे हैं, क्या चीज़ है लाइसोसोम। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें सेल में घुस गया कोई हानिकारक पदार्थ, हानिकारक चीज़, यानी कि जिससे इस सेल को खतरा है। कोई बैक्टीरिया चला गया, चाहे कोई चीज़ ऐसा चीज़ चला गया, या कोई चीज़ अंदर सड़ गल गया जा करके, तो उसको ख़त्म करना है ना, उसको वेस्ट करना है, ख़त्म करना है बिल्कुल। तो कोई चीज़ ऐसा होना चाहिए जो उसको ख़त्म कर दे, या मतलब मारने वाला चीज़, तो वही मारने वाला चीज़ है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम एक तरह का थैली होता है, थैली देखते हैं, थैली, पॉलिथीन का थैली देखते हैं, उसमें एक तरह का एसिड भरा रहता है, एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, थैली क्या होता है, फट जाता है, फट जाता है तो एसिड एंजाइम बाहर निकलता है, और जब एंजाइम बाहर निकलता है तो वो मार देता है जो भी चीज़ रहता है वहाँ पर जो हानिकारक है। या कभी कभी होता है कि ये सेल जो है, सब चीज़ का अपना लाइफ है, तो सेल का भी अपना लाइफ है। सेल कुछ टाइम के बाद मर जाता है, आदमी के बदन में सेल मरते रहता है, जिंदा होते रहता है, नया नया सेल बनता है, फिर सेल मरता है, फिर बनता है, ठीक है। तभी आदमी तो बच्चा से बड़ा होता है ना, सेल जुड़ करके बड़ा होता है। तो मान लीजिए सेल मर गया, तो ये सेल मर गया तो इसकी जगह पर नया सेल रहना है, तो भाई सेल मरते जाएगा, फिर वहीं पर रहेगा, तो नया सेल कहाँ पर रहेगा, जगह नहीं मिलेगा, इस सेल को ख़त्म होना चाहिए सड़ गल के। तो ये क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है, उस टाइम पे फटता है, तो क्या होता है, ये सेल क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एक तरह से ये फट करके अपने आप को फट करके अपने आप जो फटता है, उसके बाद से ये सेल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेल की आत्महत्या की थैली। कौन है, लाइसोसोम, सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो ये क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ये है लाइसोसोम। आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ दिया। अब आइए, ये हो गया सारा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। अब देखिए वैक्यूल क्या है, वैक्यूल ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मतलब कि जो चीज़ सेल में बहुत सारा काम होते रहता है, एक तरह का फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, जहाँ पे वाटर बन रहा है, बहुत सारा चीज़ बन रहा है, और सेल से अंदर बाहर भी आ जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह का जगह चाहिए जहाँ पर वेस्ट कोई चीज़ अगर सेल में है, अब जहाँ भी कोई चीज़ का प्रोसेस होता है फैक्ट्री, तो उसमें से वेस्ट भी निकलता है, तो हो सकता है जो वेस्ट निकला उसका जगह होना चाहिए ना रहने के लिए। अब हो सकता है वेस्ट निकल करके इस पर जाकर बैठ जाए, वेस्ट निकल कर इस पर जाके बैठ जाए, तो इसके अंदर एक तरह का मतलब बनावट है, उसको कहते हैं वैक्यूल, उसी में रहता है,
वेस्ट जा करके उसी में रहता है, वही उसी को कहते हैं वैक्यूल। अब एनिमल सेल में यही समझिए, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है और जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा वैक्यूल होगा, ज़्यादा एरिया में वैक्यूले होता है, तो उसमें प्लांट में ज़्यादा वेस्ट बनता होगा, ठीक है, या ज़्यादा मतलब स्टोर करने का जगह चाहिए, कुछ खाना भी स्टोर करना है, चाहे वेस्ट स्टोर करना है या कोई चीज़ स्टोर करना है, तो उसके लिए लार्ज वैक्यूल होता है। लेकिन एनिमल सेल में जो जो जानवर का सेल होता है या आदमी का भी सेल, उसमें छोटा होता है। तो वैक्यूल समझ गए। अब देखिए ये जो है सेल, ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब कि ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन जाएगा, फिर एक सेल से इससे दो और फिर इससे दो, फिर इससे भी दो, इससे दो, इससे दो और इससे भी दो। समझ में आया? एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल और चार सेल से देखिए 2 4 6 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल। इसको कहते हैं रेप्लिकेट करना। तो सेल क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। आपने सुना होगा जो कोरोना वायरस आया था तो कहते हैं लोग रेप्लिकेट करता है, माने अपने आप को ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है, ठीक है। तो यही वह सेल मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करता है। क्यों रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है? इसलिए कि नया नया सेल की भी ज़रूरत है हमारे बॉडी में। जब पुराना सेल मरता है फिर नया सेल बनता है, यह सेल अपने आप को डिवाइड करता है, उसी को कहते हैं सेल डिवीज़न, सेल रेप्लिकेशन, ठीक है। ये डिवाइड किया 2 सेल बन गया, फिर अपने आप को डिवाइड किया 4 सेल, अपने आप को डिवाइड किया सब तो 8 सेल। तो सेल डिवीज़न होना हमारे सेल, हमारे बॉडी के लिए, एनिमल बॉडी के लिए या प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न हो रहा है इसमें मदद कौन करता है भाई? सेल को कैसे डिवाइड करना है इसमें मदद करता है ये सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का क्या काम है? सेंट्रोसोम, सेंटर का मतलब होता है जो बीच का, मतलब डिवाइड करने वाला। तो उसी से याद रखिए कॉन्सेप्ट से। सेंट्रोसोम क्या करता है? जो एल टाइप का होता है परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, वो काम करता है सेल के डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल के डिवीज़न में सहायता करता है सेंट्रोसोम। समझ गया सेंट्रोसोम क्या होता है? अब देखिए अब ये सारा काम जो हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है, एक ही स्ट्रक्चर बता, न्यूक्लियस, एक ही स्ट्रक्चर बचा न्यूक्लियस, यही आपको नहीं समझाया अभी तक। इसको हम एकदम क्या करके रखें, रिजर्व करके रखे हुए हैं बाद में समझाने के लिए, ठीक है। प्लान वे में समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम वे में समझा रहे हैं कि क्या क्या पहले समझाएंगे आपको, फिर क्या समझाएंगे कि आपके दिमाग खुल जाएगा, अच्छा समझ आएगा। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है क्या चीज़ है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। ये केंद्रक है। भाई केंद्रक क्यों नाम पड़ा भाई? ऐसा ज़रूरी थोड़ी है एकदम बिल्कुल केंद्र में रहे। जो प्लांट सेल में है उसमें न्यूक्लियस कहीं और रहता है, केंद्र में नहीं रहता है। तो न्यूक्लियस का मतलब कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब इस सेल के लिए मेन चीज़ है। मेन चीज़, मेन क्या है देखिए, इसीलिए कहा जाता है इसको डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का निदेशक, डायरेक्टर। क्यों कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ सेल? कि जितना सारा काम हो रहा है, ये राइबोसोम बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ ले रहा है, ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सेंट्रोसोम क्या कर रहा है? डिवीज़न कर रहा है। वैक्यूल में क्या स्टोर होना चाहिए, क्या स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी बनना चाहिए, कितना एटीपी नहीं बनना चाहिए, कितना एटीपी खर्च होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है कितना बाहर कितना अंदर, हाइड्रोजन जो जल बन रहा है कितना बाहर कितना अंदर, ये सब एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए ना, मैंने नियंत्रण तो होना चाहिए। तो यह सेल डिवीज़न हो रहा है तो उसमें नियंत्रण तो होना चाहिए। तो ये नियंत्रण जो जितना सारा इसमें काम होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसको एक कंट्रोलर की ज़रूरत है, नियंत्रक की ज़रूरत है। उसी को कहा जाता है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? इसको डायरेक्ट करता है, सारा काम को मतलब देखता सुनता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। अब न्यूक्लियस में देखिएगा आप, यहाँ पे हमने बनाया है ये बाल की तरह संरचना, कंस्ट्रक्शन होता है बाल की तरह आपस में उलझा हुआ, उसको कहते हैं, यहाँ पे हम लिखा है क्रोमैटिन। न्यूक्लियस में दो चीज़ होता है, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक और न्यूक्लियोलस को कहते हैं, इसको कहते हैं, इसमें भी एक न्यूक्लियस टाइप का चीज़ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। अब देखिए क्रोमैटिन का क्या काम है भाई? तो सबसे पहले ये क्रोमैटिन, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को कहते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल, और न्यूक्लियस में क्या होता है? तो ये बाल की तरह एक संरचना होता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन।
क्रोम जहाँ पे आए समझिए, क्रोम का मतलब रंग होता है, रंग बिरंगा। क्रोम, क्रोमैटिन मतलब रंग बिरंगा कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपस में उलझा हुआ है। जब सेल डिवीज़न होता है, माने एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से चार सेल बनता है, एक सेल से दो सेल बनेगा, तो ये जो संरचना है रंग बिरंगा, जब बाल की तरह उलझा हुआ, वो आपस में माने हट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। पहले तो उलझा होता है, और जब हट जाएगा, तो जब हट जाएगा तो ये क्रोमैटिन को बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र। अच्छा, ये क्रोमोजोम क्या है भाई? अभी न्यूक्लियस की बात चले, न्यूक्लियस में जो चीज़ है। अब क्रोमोजोम क्या है? तो क्रोमोजोम को कहते हैं, क्रोमोजोम क्या चीज़ है? तो क्रोमोजोम को कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र। और क्रोमोजोम क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है भाई? तो क्रोमोजोम मिलकर बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से। एक तरह का प्रोटीन है। प्रोटीन का नाम याद रखना जरूरी नहीं है कौन सा प्रोटीन है, बस समझिए हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन आप समझिए एक तरह का प्रोटीन है। उतना डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक पढ़ा है। तो डीएनए होता है और प्रोटीन से मिलके गुणसूत्र। बिल्कुल एकदम कहानी की तरह समझिए। क्या होता है? न्यूक्लियस में एक तरह का बाल की तरह संरचना होता है रंगीन, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है, तो डिवाइड क्यों होता है बता दिया आपको। जब डिवाइड सेल होता है तो ये संरचना अलग अलग हो जाता है। जब अलग अलग होता है रंगीन संरचना, उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को बोलते हैं गुणसूत्र। और क्रोमोजोम क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन, स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, उससे मिलकर बना होता है। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता हो, हाँ दिखाई दे रहा है, डीएनए का होता है फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, ये जो डीएनए है एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए पर जो होता है एक तरह का चीज़ होता है, एक तरह का संरचना होता है, उसको कहते हैं जीन। डीएनए पर भी एक तरह का संरचना होता है, उसको कहते हैं क्या? जीन, ठीक है। जीन जो है, जीन पर ही जो संरचना होता है, कोड होता है, एक तरह का प्रोग्रामिंग होता है। जीन पर एक संरचना होता है, ठीक है, प्रोटीन का या फैट का, तो शायद प्रोटीन का होता है, आप देख लीजिए, कर लीजिएगा। तो जीन पर एक तरह का संरचना होता है, उसको डीएनए पर एक तरह का संरचना होता है, उसको कहते हैं जीन। और जीन को कहा जाता है आनुवंशिकता का इकाई, माने यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्यों कहते हैं आनुवंशिकता का इकाई? अब जैसे हमारे पिता का गुण हम में है, हमारा गुण हमारे बाल बच्चे में होगा, उसका गुण उसके बाल बच्चे में ट्रांसफ़र होगा। तो गुण जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारा चेहरा मिलता जुलता है अपने पिताजी से, मेरे बच्चे का चेहरा हमसे मिलता जुलता होगा, थोड़ा थोड़ा कलर मिलेगा या हाइट मिलेगा, या जो हमारा पर्सनालिटी ट्रेट है, मतलब तरह तरह का गुण हम में है, वो मिलेगा। तो गुण को कौन ढोता है? माता से पिता से संतान में, ठीक है, कौन ढोता है गुण को? तो यही जीन उस गुण को ढोता है, मतलब उसी में कोड रहता है, प्रोग्रामिंग रहता है। और वही इसी को कहते हैं आनुवांशिकता, मतलब बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में आनुवांशिकता का मतलब एक तरह का चलता है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो वही जीन होता है। जीन किस पर होता है? डीएनए में। डीएनए एक तरह का एसिड है। डीएनए क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम को ही डीएनए कहते हैं, मतलब वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोजोम क्रोमैटिन में होता है, और क्रोमैटिन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। समझ में आ गया? अब जो क्रोमोजोम है जिसमें डीएनए रहता है और डीएनए पर जो बनावट रहता है जीन, ठीक है, तो जो क्रोमोजोम है ये आदमी में होता है, मतलब एनिमल सेल में होता है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम जो है, अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा कर लिख रहे हैं, ये बताना आपको ज़रूरी है। क्रोमोजोम, ये जो संरचना है क्रोमैटिन, जो क्रोमोजोम अलग होता है, तो वो एनिमल सेल में क्या होता है? 23 जोड़ा होता है। क्रोमोजोम कितना जोड़ा होता है? 23rd पेयर। एक जोड़ा में कितना? एक जोड़ा में दो चीज़, तो 23 में कितना? 46, जिसमें 23 में से 22 जोड़ा को कहते हैं ऑटोसोम, और एक जोड़ा को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम 23 पेयर होता है, जो बाल जैसा संरचना,
ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ा को कहते हैं ऑटोसोम और एक जोड़ा को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों कहते हैं ऑटोसोम? 22 जोड़ा, अब देखिए ये क्रोमोसोम जो है ये आपके गुण को लेकर ढो रहा है। डीएनए क्या है? एक तरह का गुण है जो उसको लेकर ढो रहा है, माने इन्फॉर्मेशन है पूरा आपका, उसको लेकर ढो रहा है संतान से संतान में, चाहे सेल से सेल में। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में, जो सेल डिवाइड होकर दूसरा सेल बन रहा है उसमें लेके जा रहा है, वो तीसरा सेल में जा रहा है, चौथा। अब जो ये 22 जोड़ा है उसमें 22 जोड़ा को कहते हैं ऑटोसोम और एक जोड़ा को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्यों कहते हैं? कि जो भी गुण है हमारा, मतलब काला, नाटा, गोरा, चेहरे का बनावट, बाप से बेटे में गया या सेल से सेल में गया, सेल का जो भी गुण है, ठीक है, तो वो ऑटोसोम ढोता है। एक ठो पेयर होता है, टोटल 23 है तो 22 तो बोल रहे, एक पेयर हुआ उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि मर्द जो होता है मेल में, मेल, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर नहीं दिखाया जाए तो मेल में होता है एक्स और वाई नाम का, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स नाम का। ठीक है, यही होता है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब दो, एक जोड़ा है ना, तो एक्स वाई मेल में होगा और फीमेल में होगा एक्स एक्स। ठीक है, तो मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में होता है क्या? एक्स और एक्स। तो मेल और फीमेल के जब मिलन होता है तो बच्चा उनसे होने वाला है, तो ये डिसाइड करता है यही क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। ये डिसाइड करता है कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो देखिए, एक एक्स मिलेगा, एक एक्स मिला और दूसरा एक्स मिला, तो मान लीजिए लड़की हुई, बेबी गर्ल, और एक एक्स मिला और एक वाई मिला, तो मान लीजिए लड़का हुआ, बॉय। समझ गया? तो एक एक्स और एक्स तो लड़की, और एक वाई और एक्स तो लड़का। अब देखिए, फीमेल में हमेशा सेम तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें एक्स वाई नहीं होता है। डिफरेंट किस में होता है? एक्स वाई मेल में होता है। तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेल से आता है एक्स, तो औरत में तो फीमेल है उसमें हमेशा एक्स होगा, तो एक्स एक्स मिल करके संतान हुआ कोई, मान लीजिए लड़की हो गई। लेकिन मेल से वाई आया तो यहाँ तो एक्स है ही हमेशा, ये हमेशा एक्स का एक्स देती है, ये जिम्मेदार ये है, मेल है। एक्स और वाई में जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जो देना होता है, वो जिम्मेदार कौन होता है? मेल होता है। इसलिए लड़का होगा या संतान लड़की होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मेल का जो सेल जाता है, मिलता है, उसके लिए जिम्मेदार मेल होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं जानते हैं, नॉलेज नहीं है लोगों को, इसलिए बहुत सारे लोग, इसलिए वो अगर लड़की होती है तो कोसते हैं माँ को, भाई खाली लड़की, यहाँ इसकी संतान लड़कियाँ हो रही हैं, इसकी संतान खाली लड़कियाँ हो रही हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? किसकी वजह से होता है? तो ये होता है मेल की वजह से। मेल से जो भी आएगा, हालांकि वजह तो ऊपर वाला है, वो जो देना चाहे वो जाए वही होगा, लेकिन मेल से ही बदलता है, जो लिंग का निर्धारण होता है, लड़का होगा कि लड़की होगी, वो पूरा उसका कौन है? मेल जिम्मेदार है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये चीज़ जानकारी देना इसलिए ज़रूरी था कि डीएनए वाली बात यहाँ पे आ गई थी और एक्स्ट्रा एक जानकारी आपके पास हो गया। हालांकि 10th क्लास में पढ़ना है, ये सब अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, न्यूक्लियस में हम लोग क्रोमैटिन के बारे में पढ़ रहे थे अभी, इस संरचना के बारे में, जो रंगीन संरचना है क्रोमैटिन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने जाना कि डीएनए क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और डीएनए में एक तरह का संरचना होता है ऊपर, ठीक है, लिखा होता है, समझिए एक तरह का, उसको कहते हैं जीन। जीन को बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई, यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसलिए कि ये गुण होता है एक सेल से दूसरे सेल में, एक जगह से दूसरी जगह, संतान माँ से बाप में, बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में, ये गुण को ढोते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, जीन को। ठीक, ये हुआ क्रोमैटिन के बारे में। लेकिन न्यूक्लियस में एक और संरचना है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस में होता है RNA। न्यूक्लियोलस में होता है RNA। इसका राइबो न्यूक्लिक और एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। ज़्यादा इसके बारे में बेसिक में नहीं जानना है, बस जानिए कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस माने प्रोटीन के निर्माण में ये हेल्प करता है। RNA कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही जो न्यूक्लियोलस पार्ट है उसमें होता है। RNA प्रोटीन सिंथेसिस में का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो
हमको अब पूरा यकीन है कि हमने जो बताया आपको सेल के बारे में वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेल क्या क्या चीज़ से बना होता है और सेल में क्या क्या चीज़ होता है और उसका क्या क्या काम है, फंक्शन क्या है, और ये बहुत सारा चीज़ जो एक्स्ट्रा जानकारी आपने ले लिया होगा।